स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी की, जिनका जन्म 14 नवंबर को ही हुआ था 1889 में प्रयागराज में। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन में से एक है। तो बात करते हैं किस तरीके से जो इनकी पॉलिटिकल जर्नी है वो चलती है और ये हमारी जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है किस तरीके के साथ उनके साथ धीरे धीरे जुड़ना शुरू होते हैं। तो 1889 में पैदा हुए थे, काफ़ी प्रिविलेज फैमिली से आते थे। मोतीलाल नेहरू जी ऑलरेडी काफ़ी इस्टेब्लिश लॉयर थे, तो इनकी अगर परवरिश की बात करें तो उसमें कोई भी कमी नहीं थी। एलिटिस्ट फैमिली में पैदा होने की वजह से काफ़ी सुख सहूलतें शुरू से इनके पास थी। और इनकी पढ़ाई की बात करें तो पढ़ने के लिए ये ट्राइनिटी कॉलेज लंदन में गए और वहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो भी इन्होंने सीखी। इनकी लाइफ में इनकी अगर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की बात करें तो कुछ चीज़ों का बड़ा अहम रोल रहा है। बात कर लें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, बात कर लें लिबरलिज्म की, बात कर लें फंडामेंटल राइट्स की। ये जो काफ़ी हम पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ की बात कर रहे हैं ये इन्होंने इंग्लैंड से ही कहीं ना कहीं हासिल की थी, जब वहाँ पे बैरिस्टर की पढ़ाई ये कर रहे थे, एज अ लॉयर वहाँ पे बनने की तैयारी हो रही थी। तो ये जो कंडीशनिंग थी उनकी, ये इंग्लैंड में वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और बाद में जब ये इंडिया में आते हैं तो अपने फादर मोतीलाल नेहरू, जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश लॉयर थे और जुड़ चुके थे कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ, उनके साथ इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है अर्ली 1900s में। अब हम बात करते हैं 1912 के सेशन की, जो कि पटना में होता है। जब इन्होंने पहले 1912 के सेशन में अपना फर्स्ट टाइम एक एक्सपीरियंस देखा कि किस तरीके का एक्सपीरियंस वहाँ पे था पॉलिटिकल प्रोसेसेस का, तो इन्होंने देखा कि जो मॉडरेट्स हैं उन्होंने कैप्चर किया हुआ है पूरे कांग्रेस को और वो एक अपर क्लास इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स का फेयर बन के रह गया। तो इनको कोई खास पसंद नहीं आया था जो 1912 में इन्होंने कांग्रेस का यहाँ पे विटनेस किया। अब बात करते हैं इनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में कब आती है, तो उसका जवाब है होम रूल मूवमेंट, जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की थी 1960s में। तो वो इनका हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हैंड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है जो इन्होंने इंडिया में गेन किया, जहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट्स के लेवल पे जाना शुरू किया और इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे होम रूल की, स्वराज की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं स्प्रेड करनी शुरू की। तो ये इनका पहला पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है जो एनी बेसेंट के साथ इनको प्रोमिनेंटली मिलता है, जिसके साथ बाद में जब महात्मा गांधी आते हैं तो उनके साथ काफ़ी अच्छे से जुड़ जाते हैं। महात्मा गांधी 1916 में वापस आते हैं इंडिया में साउथ अफ्रीका से, और जब ये जुड़ते हैं उनके साथ तो उसके बाद इनका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, इनका जो पूरा जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में, वो काफ़ी आगे की तरफ बढ़ना यहाँ पे शुरू हो जाता है। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है। इनफैक्ट अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक हमें रेवोल्यूशन मिलता है, क्योंकि इसके बाद ही कम्युनिस्ट पार्टीज़ 1920s में इंडिया में बनेंगी और जो किसान सभाज हैं, किसान सभा जो कि यूपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, तो वो भी बननी शुरू होंगी इसके बाद। और वर्किंग क्लास जो है, लेबर क्लास, उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बननी शुरू होंगी। और यूपी किसान सभा जो कि 1920s के शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही थी और कांग्रेस भी अब वहाँ पे अपना बेस बना रही थी, तो वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू ने ही काम किया जब वो एक यंग लीडर ही थे। तो वो सोशलिज्म के साथ जुड़े हुए थे। वो यूरोप भी बाद में गए थे जहाँ पे मार्क्सिज्म और इन सब चीज़ों के भी बारे में उन्होंने पढ़ा। तो यूपी उनका सेकंड एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं होम रूल मूवमेंट के बाद, जहाँ पे उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काफ़ी काम किया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबसे बड़ी जो उनकी भूमिका थी वो यूपी में कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। तो महात्मा गांधी के साथ तो जुड़ ही गए थे उस टाइम पे, लेकिन जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म होती है चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, तो ये काफ़ी डिसहार्टेंड हो जाते हैं। महात्मा गांधी जैसे कि उसको कॉल ही कर देते हैं। तो उसके बाद कुछ सालों का हम देखते हैं कि एक ठहराव आ जाता है। कांग्रेस की जो रेटिंग है, कांग्रेस का डिक्लाइन थोड़ा थोड़ा वहाँ पे दिखना शुरू होता है, जिसकी वजह से कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई। अब 1927 जो मद्रास सेशन है, वहाँ से चीज़ें रिवाइव होना शुरू होंगी कांग्रेस की, क्योंकि वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम बात करेंगे पूर्ण स्वराज की। 1927 से पहले पूर्ण स्वराज की बात किसी ने नहीं की थी, और 1927 में एक स्नैप रेजोल्यूशन पास किया था। एक प्रॉपर रेजोल्यूशन उसको नहीं कह सकते, लेकिन एक स्नैप रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया था, जिसके बाद 1929 में वो पूरा ऐसा माहौल बन जाता है जब पूर्ण स्वराज सोल्यूशन जो रेजोल्यूशन है वो लाहौर में पास किया जाता है और वहाँ पे तिरंगे को लहराया भी जाता है। वो अलग बात है कि जब देश बाद में डिवाइड हुआ
1947 के बाद, तो लाहौर इंडिया में था ही नहीं, वो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं चला गया। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू अलॉन्ग विद सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। कांग्रेस में उन्होंने बहुत ये बातें क्लियरली यहाँ पे बताई कि उनको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात उनको करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ उनका रुझाव था, वो इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। 1920s में ही अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू लीग अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म, ये एक लीग बनी हुई थी जो कि ब्रसल्स बेल्जियम में उसकी एक मीटिंग होनी थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने अटेंड किया, जहाँ पे इन्होंने इंडिपेंडेंस, सोशलिज्म और इन तरीक़ों के जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। इवन बचपन की भी अगर थोड़ी बात कर लें तो रसो जापानीज़ वॉर, जहाँ पे जापान ने 1902 के आसपास रशिया जैसी बड़ी पावर को हराया। सेकंड बोअर वॉर जो कि साउथ अफ्रीका में हो रही थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जहाँ पे डच स्पीकिंग लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ कहीं ना कहीं लड़ रहे थे। ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इनको यहाँ पे प्रोत्साहित किया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड यहाँ पे रखी जानी चाहिए, क्योंकि 1920s में डोमिनियन स्टेटस की बात होती थी और पूर्ण स्वराज की बात रख के इन्होंने नेक्स्ट लेवल पर ले गए जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की अगर हम बात करें। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी ये पार्ट लेते हैं, लेकिन इनको कोई ख़ास यहाँ पे एक भरोसा नहीं था कि जो सॉल्ट सत्याग्रह है उससे कुछ खास होगा, हालांकि इसमें पार्ट लेते हैं और बाद में इनको जेल भी जाना पड़ता है। तो 1930s की अगर बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लेकिन इनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है। इनकी पर्सनल लाइफ की भी अगर बात करें तो 1930s कोई बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि जो इनकी वाइफ थी कमला नेहरू, वो भी काफ़ी बीमार रहती हैं। और बाद में 1937 में जो इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे इनको इनिशियली लगा कि इलेक्शंस को बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन 1936 और 37 में जो कांग्रेस के सेशंस हुए वहाँ पे फाइनली डिसाइड किया गया 36 में, लखनऊ सेशन जो हुआ था, कि इलेक्शंस को लड़ना चाहिए, अदरवाइज़ जो कम्युनल और देश को डिवाइड करने वाली फोर्सेस हैं, जैसे कि हम बात कर लें मुस्लिम लीग जैसी जो फोर्सेस हैं, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती हैं। तो इसलिए इन्होंने इलेक्शंस लड़ा और बाद में ऑफिसेस को अज्यूम भी किया, जहाँ पे इन्होंने किसी मिनिस्ट्री का रोल तो नहीं लिया, लेकिन वहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया जब भी यहाँ पे स्टेट में मिनिस्ट्रीज़ की यहाँ पे बात होती है। 1937 में फैज़पुर सेशन में प्रेसिडेंट थे, 36 में प्रेसिडेंट थे बाय द वे, और 37 में जो इन्होंने प्रोग्राम दिया जहाँ पे ज़मींदारी को अबॉलिश करने की बात की, जहाँ पे रेंट रिडक्शन की बात की, जो लैंड रेवेन्यू लैंड रेंट की हम बात करते हैं, और जो काफ़ी पॉपुलर सोशलिस्ट मेजर्स की बात की, इनसे भी जवाहरलाल नेहरू अलॉन्ग विद सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वो इनके साथ ही होते थे, दोनों काफ़ी पॉपुलर यहाँ पे होने शुरू हो गए। अब वर्ल्ड वॉर जब आई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आती है 1939 में, तब काफ़ी कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्शंस बन जाते हैं, कुछ फैक्शंस यहाँ पे बन जाते हैं, जहाँ पे कुछ फैक्शन कहते हैं जैसे कि सुभाष चंद्र बोस कि जर्मनी जापान के साथ अलाय होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे डेमोक्रेसी है कहाँ पे नहीं है, प्रैक्टिकल होकर यहाँ पे देखना चाहिए। और यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड बाकी कांग्रेसी थे, बाकी कांग्रेसमैन थे, महात्मा गांधी थे, जो कि ब्रिटिश को यहाँ पे हरास नहीं करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि नाजिज़म ज़्यादा बड़े थ्रेट है दुनिया के लिए और पहले इनसे निपटो, उसके बाद हम आज़ादी की डिमांड भी यहाँ पे करेंगे। तो ये महात्मा गांधी के साथ ही थोड़े अलाय हो रहे थे, बिकॉज इनका फर्म बिलीव था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और जो प्रिंसिपल्स, जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स अलाइड पावर जिनको रिप्रेजेंट करता है, उनको दुनिया में बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि नाजिज़म, फासिज़म और इम्पेरियलिस्ट जापान उस टाइम जितनी भी हार्शली ट्रीट कर रहा था कोरिया और बाकी कंट्रीज़ को, वो उनके काफ़ी खिलाफ थे। सो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में आइडियोलॉजिकल टसल चलता है, तो ये मीडिएट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी असफल रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात करें। उसके बाद 1940s में लिथगो ऑफर आता है, अगस्त ऑफर आता है, लेकिन सिंस आज़ादी की कोई भी वहाँ पे प्रॉपर बात नहीं की जाती, किसी टाइम की बात नहीं की जाती, और डोमिनियन स्टेटस का ही वहाँ पे ऑफर किया जाता है, तो उसको भी वहाँ पे ठुकरा दिया जाता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह वहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू खुद पार्ट लेते हैं 1940s में, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा हरास नहीं करना चाहते थे किसी भी मास मूवमेंट में इन्वॉल्व होके, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे ऑन था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश अपने तौर तरीक़ों में और ज़्यादा हावी होता हुआ दिखता है, 1942-43 में बंगाल में फैमीन भी आएगा,
और जापान भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया को ओवररन कर देगा और इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ के वापस ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में आना शुरू कर देंगे। तो वहाँ से समझ में आना शुरू हो गया कि ब्रिटिश की जो नीयत है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीयत यहाँ पे बिल्कुल भी साफ नहीं है। तो यहाँ पे एक मास मूवमेंट की ज़रूरत हो चुकी है। तो 1942 में एक मास मूवमेंट होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट। कुछ उसको क्विट इंडिया रिवोल्ट भी बोल देते हैं क्योंकि काफ़ी वायलेंट किस्म की मूवमेंट थी, जिसके स्टार्टिंग में ही जो कद्दावर नेता थे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू खुद हो गए, सरदार पटेल हो गए, उनको यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है। अहमदनगर जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स भी लिखे, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री की यहाँ पे बात की है। लेकिन 1944-45 आते आते जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड आने वाला होता है और होता भी है, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टांस भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इनको रिलीज़ भी कर दिया जाता है कांग्रेस, जो मेजर कांग्रेस लीडर्स हैं। और उसके बाद सारी जो बात रह जाती है वो रह जाती है कि किस तरीके से पावर शेयरिंग की जाए। अब जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्नाह का जो यहाँ पे नैरेटिव है वो यहाँ पे सक्सीड करे और पाकिस्तान जैसा कंट्री जो कि एक टू नेशन थ्योरी पे बना था, पे आधारित था, वो बन जाए, जो कि आज कहीं ना कहीं बना ही हुआ है 1947 के बाद। वो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करते थे, मोहम्मद अली जिन्नाह का और उनकी इस टू नेशन थ्योरी का, पॉलिटिकली और फिलोसफिकली, बिकॉज वो मानते ही नहीं थे कि हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग अलग नेशन यहाँ पे हो सकते हैं। सो 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है और ब्रिटिश बाकी भी यहाँ पे ऑफर्स करते हैं अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स को, तो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। तो ये उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट में भी ये लीड करते हैं और इनका रोल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कांग्रेस में, स्पेशली जब महात्मा गांधी इन्हीं को एज अ सक्सेसर देख रहे थे। कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री में कहा जाता है कि सरदार पटेल को शायद पीएम होना चाहिए था या फिर उनको लीडर होना चाहिए था, या फिर मेजॉरिटी जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनको फेवर करते थे, लेकिन यहाँ पे चूज़ जवाहरलाल नेहरू को ही कहीं ना कहीं किया गया। इंडिया की आज़ादी भी यहाँ पे हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सक्सेसफुली एक बहुत ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट भी यहाँ पे करती है। तो आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब बहुत बड़े चैलेंजेस थे उस टाइम पे, इट वाज नॉट इजी, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया और बाकी एशिया के जो कंट्रीज थे उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाता था। काफ़ी जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, फिलोसफर्स थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, उनका ये मानना था कि इंडिया में डेमोक्रेसी टिक नहीं सकती, इंडिया बहुत जल्दी यहाँ पे बिखर जाएगा। तो इंडिया में डेमोक्रेसी को मेंटेन करना और इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करना शुरुआती सालों में एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था, और जितनी डाइवर्सिटी है इससे ये टास्क और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया था। तो 1950-51 की अगर बात करें तो पहले इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है और पहली लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की जो एक्सरसाइज है इलेक्शंस को, वो भी यहाँ पे एक्सरसाइज की जाती है, जो कि सक्सेसफुली इलेक्शंस यहाँ पे करवाए जाते हैं अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उस टाइम पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, जिसने दुनिया में एग्जाम्पल सेट कर दिया कि किस तरीके से अभी अभी जो आज़ाद हुआ देश है उन्होंने कितने इंपॉर्टेंट और कितने सक्सेसफुल तरीके से इलेक्शंस को यहाँ पे कंडक्ट किया। तो काफ़ी पॉपुलर थे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पीएम्स में से एक रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें, टिल 1960s में जब उनकी डेथ होती है। सो 1950s में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे लिए जाते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनका काफ़ी विश्वास था, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसी इकोनॉमिक एजेंडे से आज़ाद भारत की शुरुआत भी की जाती है। बड़े बड़े डैम्स बनाने की यहाँ पे तैयारियाँ की जाती हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस फॉर एजुकेशन भी यहाँ पे बनाने शुरू किए जाते हैं, जिसमें मौलाना आज़ाद का भी काफ़ी रोल था, जो हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और इस तरीके से 5 ईयर प्लान्स भी बनाए जाते हैं ऑन दी सोवियत मॉडल। जिस तरीके से यूएसएसआर अपनी तरक्की कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था 5 ईयर प्लान्स के थ्रू, वही चीज़ यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी टेकअप करते हैं, क्योंकि सोशलिज्म मार्क्सिज्म से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे 1961 में ऑपरेशन विजय करना पड़ा, जिसके बाद सेना भेजकर पोर्चुगीज़ को इंडिया से निकालना पड़ा। कृष्ण मेनन जो उस टाइम पे सलाहकार थे डिफेंस मामलों में, इनको जो सलाह कर रहे थे,
जो मिनिस्टर भी थे, तो उनकी काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहता है ऑपरेशन विजय में भी, और सक्सेसफुली हम इसको कर पाते हैं। लेकिन 1962 में जो इंडो चाइना यहाँ पे वॉर होती है, उसमें बहुत बड़ा झटका लगता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने कम्युनिस्ट चाइना को 40s में, 1949 में जब वो सिविल वॉर जीतते हैं चाइना में, उनको रिकॉग्नाइज़ किया। तो दोस्ती का हाथ चाइना की भी जब प्रॉपर आज़ादी हुई, आज़ादी नहीं बोलेंगे, चाइना का हम कहेंगे कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पे ओवरटेक किया, तो इंडिया ने दोस्ती का हाथ यहाँ पे बढ़ाया। तो लग नहीं रहा था कभी ये दो बड़े दुश्मन बनेंगे, बट 1962 में हालात इस तरीके से हो जाते हैं, ड्यू टू द तिब्बत सिचुएशन ऑल्सो, कि लड़ाई वहाँ पे छिड़ जाती है। फॉरवर्ड पॉलिसी भी जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे लाते हैं, लेकिन ड्यू टू दी अनप्रिपेयर्डनेस काफ़ी बुरी यहाँ पे हार मिलती है इंडिया को, और चाइना यूनिलेटरली ये वॉर जीत के पीछे चली जाती है अपनी चाइनीज़ टेरिटरी में। तो इसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और जल्दी ही जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ पे डेथ भी हो जाती है। हालांकि ये माना जाता है कि इस वॉर में इनके जो रिलेशंस थे यूएस के साथ वो ठीक थे, और जॉन एफ कैनेडी की जो पर्सनालिटी थी, उनका जो पर्सोना था, इनके साथ एक अच्छी उनकी रैपो बनी हुई थी, और जॉन एफ कैनेडी की ही वजह से पाकिस्तान जैसा जो कंट्री जो कि शुरू से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है इंडिया को, वो इंडो चाइना वॉर में चाइना की तरफ से नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जाता है कि यूएस से उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जवाहरलाल नेहरू। और लीडर्स और टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ते रहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।